मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के और क्वेरीज ये आती है कि सर, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दूंगा, लेकिन शायद जॉब के साथ मैं बैलेंस नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में आता है कि सर मैं क्विट कर दूं और क्विट करने के बाद तैयारी करूं। मेरा यही सजेशन है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्री दो। प्री तो आप ऐसे दे सकते हो, अपना लेवल पता कर सकते हो, तो उससे प्री देके आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप में वो कीड़ा है या नहीं है। अभी भी जो पढ़ाई का कीड़ा है मर गया तब तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप फिर क्विट मत करो क्योंकि आप नहीं, फिर आपकी कैपेबिलिटी से बाहर। बट प्री दो, आपको लग रहा है कि हाँ कट ऑफ जा रही है 70, मेरे 57, 55, 65 आ रहे हैं, 2 नंबर कम रह गए, तो आप मेहनत कर सकते हो ऑब्वियसली। और अगर आपके 20, 25 आ रहे हैं तो मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 1 अप्रैल एक ऐसा दिन होता है जो आई थिंक अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बेसब्री से वेट होता है 1 तारीख का। चीजें या तो आपके फेवर में होती हैं या तो नहीं होती हैं, और ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है जहां पे आपने अगर एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी कर रखी है तो हायर चांसेस होते हैं कि आप पीओ सो या फिर पुलिस बन जाते हैं। आपने देखा होगा लगातार हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने शेयर कर रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने अपनी सफलता का राज बताया है। वो एक स्ट्रगल का दौर उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने कैसे चीजों को टैकल किया, क्योंकि जितनी चीज आप फेस करते हैं, ये जो टॉपर्स हैं इन्होंने भी अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें देखी होती हैं। बस उन्होंने अच्छे से उसको संभाल लिया होता है। आप शायद उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेते हैं। आज हमारे साथ तान्यराज जी हैं। हाय तान्यराज, हाउ आर यू? सर आई एम गुड। चलिए तान्या जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप प्रॉपर जो है वो कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है? सर मैं प्रॉपर नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से हूँ। और मैंने बीटेक 2017 में कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बिजनेस वगैरह की तरफ मेरा माइंड हो गया था। बट वहाँ पे थोड़ी सी सक्सेस नहीं मिली थी, काफी स्ट्रगल किया। फिर मैंने सोचा बैंकिंग को एक ट्राई दी जाए क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बट अच्छा मिल जाता है। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की और अभी मेरा जो रिजल्ट 1 अप्रैल को आया था, वहाँ पे मैंने आईबीपीएस क्लर्क का क्लियर किया एग्जाम। आपने आईबीपीएस क्लर्क जो है वो क्लियर किया है, और जी आपको कौन सर। सा बैंक मिला है तान्याराज? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जो है वो मिला है। जी थोड़ा सा सर। मैं समझना चाहूंगा कि आपने 2017 में पास आउट किया था, राइट? जी सर। और आप अभी 2024 में हैं। तो जी सर। इन 7 सालों में क्या आपने प्राइवेट जॉब भी करी है, या आपने जैसे बिजनेस आपने बोला उसमें ही आपने फोकस किया था, प्राइवेट जॉब में भी किया था, और तैयारी करते हुए कितना टाइम आपको लगा था? तैयारी सर मेरे को अराउंड 18 मंथ्स हो गए थे। ठीक है। जी सर। 18 मंथ की आपने प्रॉपर जो है वो तैयारी करी। थोड़ा सा मैं बहुत डेप्थ तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर थोड़ा सा पूछूंगा कि ये क्या आपने ये वर्ड बोला कि सर थोड़ा सा मैं बिजनेस में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फिर मुझे बाद में मेरा फोकस हुआ, इतने शब्दों में आप इसको अगर बयां कर पाए। मैं 2015 से ही मुझे थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग और ये जो फील्ड थी ये मेरे को इम्प्रेस करती थी, मेरे को अट्रैक्टिव लगती थी। तो मेरे को लगता था कि हाँ इसमें कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है। तो मैं फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन किया मैंने। तो उसके बाद में इनिशियली आपको अच्छा खासा बूस्ट मिलता है, तो आपको उस तरफ चले जाते हो कि आपको जल्दी मनी चखने को मिल जाती है, तो आप उस तरफ चले जाते हो। उसके बाद में पता पड़ा, जब रियलिस्टिक सिचुएशंस को फेस किया था तो उसमें पता चला कि काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, काफी मतलब इसमें लाइफ टाइम मेहनत है फ्रीलांसिंग में। आपको एक दिन अगर नहीं मिलता तो डिप्रेशन हो जाता है, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में मेरे को लगता था कि हाँ थोड़ी बहुत अगर इनिशियली इसमें पढ़ाई की जाए, थोड़ी बहुत वापस, लाइफ किसी को सेकंड चांस नहीं देती, सुना था लेकिन मेरे को दिया। तो मैंने ये 18 मंथ्स को एज अ सेकंड चांस लिया और काफी मेहनत की। इसमें भी मेरे को वापस सुनना पड़ा था काफी कि वापस पढ़ाई होती है क्या, बीच में इतना गैप ले लिया, 3 4 साल का गैप हो गया था। मैंने गेट भी क्लियर किया था उसके, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी। बट फाइनली यही डेस्टिनी में था तो ये मिला। नहीं नहीं, आपकी सक्सेस स्टोरी वाकई बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है मुझे अभी से ही। मतलब अभी तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन किया है, और ये वाकई में बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि सफलता एक्चुअल में फेल्यूर से ही देखने को मिलती है। और आपने ये चीज बहुत अच्छी कही कि देखो, समय रहते मुझे आभास हो गया था और उस समय को आपने यूटिलाइज किया, और फाइनली ठीक आप है। जो है वो सामने बैठे हुए हैं तान्यराज। कितना इम्पोर्टेंट था तान्यराज जब आपने बैंकिंग देखा, आपके सामने 4 सब्जेक्ट आए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए,
हालांकि जी रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में पहले जो है वो पढ़ा हुआ होता है। रीजनिंग को हम शायद पहली बार जो है वो बैंक एसएससी में देखते हैं। तो राइट सर। आपके इन चारों सब्जेक्ट में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, और वीक में आपने कैसे काम करके उसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया? सर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की बात की जाए तो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, तो मुझे वहाँ पे एडवांटेज मिल गया था कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। मेरे को कभी भी बेसिक कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ा। तो कोई एरर स्पॉटिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते थे तो एक बार रीड किया, दूसरी बार रीड किया क्वेश्चन को, तो हाँ यार ये कुछ अटपटा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो इस पार्ट में एरर है, ऐसे करके इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। और अभी आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री का एग्जाम था, इसमें भी 28.75 मेरा स्कोर था आउट ऑफ 30। तो वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। एक क्वेश्चन गलत हुआ था। और आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था तान्याराज, और उस पे आपने कैसे बेसिक से काम किया? वीक मेरा वैसे तो जनरल अवेयरनेस था, लेकिन तब तक अभी तक मैंने उसको मेंस से पहले तो टेस्ट किया नहीं था मैंने उसको। एक मेंस भी फेल हुआ था मैं, उसके बाद में उसको स्ट्रॉन्ग किया। बट हाँ, मेरा एप्टीट्यूड भी थोड़ा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा वीक था, तो उसका टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बेसिक बुक से स्टार्ट किया था RS अग्रवाल से। उसके बाद में यूट्यूब पे मैं सर्च करता था कि कौन बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपका चैनल भी मिला, आई केम अक्रॉस इट। वहां से सबसे जगह से मैंने टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ा, और उस वजह से एक डे बाय डे एक एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करता गया। तान्याराज, मैथ बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, जी और सर। बहुत सारे बच्चे अपना बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आपकी एडवाइस क्या है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से भी मैथ सीख रहे हैं, और कैसे अपना लेवल वो इम्प्रूव कर सकते बेसिक से तो यही है सर कि इतनी हार्ड भी नहीं होती है अपने टॉपिक्स को। अब जैसे आज भी मेरा जो CISI है वो मैं छोड़ के आता हूँ, 35 के 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। वो मेरा आज भी डार्क स्पॉट है, मैं उसको टच भी नहीं करता हूँ। एक ही क्वेश्चन आएगा वो छोड़ दूंगा मैं। बट बाकी जो जितना भी आप कर रहे हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसिक से पढ़ रहा हूँ। मैंने बुक को रेफर किया, उसके बाद में लेवल अप लेवल अप लेवल अप करते करते, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एज मच एज यू कैन डू उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप। डेली मैं कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैथ्स के। हैं? रीजनिंग, जैसे मैंने अमेराज आपसे कहा कि जब आप बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं तो शायद आपने पहली बार रीजनिंग का सिलेबस देखा होता है। जी इससे सर। पहले हम लोग कभी मुहावरों में ना कहिए कि अरे रीजनिंग लगा लिया करो, तो वो कभी मुहावरों में हमने लाइन सुनी होगी, अदरवाइज हमने इतना डेप्थ नहीं पढ़ा होता है। नहीं पढ़ा। आपने रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से कैसे पढ़ा, और वो बच्चे जो रीजनिंग में परेशान होते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? रीजनिंग में मुझे यही अच्छा लगता था कि ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है कि इसमें अपन को दिमाग दौड़ाना होता है। बाकी सब मैथ्स में एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश में यही है कि अगर आपसे हो रही है तो हो जाएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सीख सकते हैं या दिमाग दौड़ा के कुछ कर सकते हैं। बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने दिमाग को प्रैक्टिस करते हैं, ब्रशअप कर सकते हैं। डेली आप पढ़ रहे हैं, डेली न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो वहीं से रीजनिंग वैसे ही स्ट्रांग होगी कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पजल्स वगैरह, जैसे बैंकिंग में बहुत आते हैं, तो मैंने पजल्स की बहुत हार्ड प्रैक्टिस की थी। बहुत लॉन्ग वाले जो मेंस के पजल्स है वो मैं पहले से प्री से पहले लगाने लग गया था, तो प्री भी इजी हो गया उसकी वजह से। और स्पीड तो बहुत मैटर करती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादातर हो जाते हैं लोगों से, जो मैंने नोटिस किया क्वेश्चंस तो हो जाते हैं बट उस टाइम में नहीं होते हैं। वो जो 30 सेकंड्स मिलते हैं, 25 सेकंड्स मिलते हैं, उसमें नहीं हो पाते। तो मैंने उसी के लिए प्रैक्टिस की, उसी के लिए वर्क हार्ड किया कि ये कैसे की जाए। अच्छे अच्छे टीचर्स से मैंने रेफर किया कि वो जो शॉर्टेस्ट ट्रिक्स बताते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया। तो उन सब के बेसिक्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी काम करनी पड़ती है अगर आपको बैंकिंग क्लियर करना है। आंद्राज, मॉक टेस्ट ना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट की भूमिका या वैल्यू आप कैसे पहचानें? मॉक टेस्ट तो सर फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था तो मेंस में मेरा SBI में प्री क्लियर हुआ था, तो विद इन 6 मंथ्स मैंने प्री क्लियर कर दिया था। बट मेंस में वही था कि बिना मॉक टेस्ट दिए मैं चला गया था। तो अचानक से प्री का लेवल तो बिल्कुल अलग होता है, मेंस का बिल्कुल अलग होता है, तो वहां पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो वहां से मुझे पता चला कि अगर एग्जाम से पहले एग्जाम दिए जाएं और बहुत सारे एग्जाम्स दिए जाएं तो वहां पे अपने को एनालिसिस का मौका मिल जाता है। आप मेन सीधा दोगे तो आपको एनालिसिस का मौका नहीं मिलेगा, फेलियर चखना पड़ेगा। तो मेन फेलियर्स रखने से अच्छा है कि आप पहले कई बार अपने फेलियर्स रख के और उनको सक्सेस का पाथ बना लें। एक फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। तो आप फेलियर के स्टेप्स पे रखें पाँव। हर मेंस में मेरी मतलब जो मॉक टेस्ट होते थे, जिन जो जो गलतियां कर रहा हूँ, जो जो वीक टॉपिक्स थे, वो वहीं से निकल के आते थे। तो अच्छी अगर मॉक टेस्ट अगर को मिल जाते हैं तो आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एग्जाम लेवल पहले एक्सपीरियंस कर सकते
अगला सवाल मेरा तान्यराज फेल्यूर से ही था। फेल्यूर एक ऐसा वर्ड है तान्यराज जो अगर एज अ ह्यूमन नेचर की बात करें तो हम नहीं सुनना चाहते। हम राइट चाहते हैं कि हम घर से निकले तो चौराहे के सिग्नल ग्रीन ही मिले हमें, हम यूपीएससी पढ़ना चालू करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, जो भी हम करें हमारा वो बस क्लियर ही हो जाए बस, और कुछ इट्स एंड बट लगे ही नहीं। राइट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में आपके जैसे शेयर मार्केट का एक जो नियम है ऐसे ऐसे चलने का, वो जीवन में भी मतलब जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। बहुत राइट सारे बच्चे फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ताकराज। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, ये मैं 2 नंबर से रह कैसे गया, और नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, मेरे बस की ये बात नहीं है। आई एम श्योर कुछ राइट। फेलियर आपने भी देखे होंगे तान्यराज। आपने बहुत इसको सारे सर। कैसे टैकल किया, और वो बच्चे जो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आपका क्या संदेश होगा? फेलियर ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको हर जगह फेस करनी पड़ती है, उसके बिना आप सक्सेस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिना फेलियर के सक्सेस मिल रही है तो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे अपन। तो वही था कि फेलियर मुझे हर जगह पे मिला था। आईबीपीएस पीओ के जब स्कोर कार्ड्स आए थे तो 0.25 मार्क्स से मेरा सिर्फ ये जीके जो था मेरा वीक सब्जेक्ट, वो 0.25 मार्क्स से मेरा हो गया था कि मैं अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया करता तो हो जाता मेरा। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। मेरे को वहीं से लात मार के निकाल दिया था मेंस के स्कोर में। बट 7 दिन बाद जब स्कोर आया तो मुझे पता चला कि हाँ सिर्फ 0.25 मार्क्स की मेहनत करनी थी, और मेरी सक्सेस में ये थिन लाइन है जो यहाँ से ऊपर अगर मैंने किया तो मैं अब सक्सीड हो जाऊंगा, और यहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ जस्ट इसी सरफेस पे चल रहा हूँ। तो बस इतनी सी मेहनत और करनी है, 0.25 मार्क्स और लाने हैं। तो मेरे लिए वही था कि एक कॉल लेटर पूरी लाइफ चेंज कर देगा, एक ज्वाइनिंग लेटर पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो वो ज्वाइनिंग लेटर मुझे लेना है, लेना ही लेना है। आज नहीं तो कल मुझे लेना है। ये मेरा क्लर्क का लास्ट अटेम्प्ट है, वैसे 28 का हो चुका हूँ। तो मेरा क्लर्क का लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें निकल गया था, और मेरे को आस नहीं थी कि निकल पाएगा क्योंकि पीओ नहीं निकला। मेरा पीओ बहुत अच्छा हुआ था इससे, वो नहीं निकला तो मेरे को आस नहीं थी इससे, लेकिन हो गया। और यही था कि मैं अब गिव अप नहीं करने वाला था, मैं पीओ के लिए और ज्यादा मेहनत करता। मैंने पेरेंट्स को भी बोल दिया था 1 साल और दे दो बस। तान्यराज जी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग अलग लोगों से आप पूछो तो अलग अलग एडवाइस करते हैं। कोई कहते हैं 6 महीने पढ़ लो, कोई कहते हैं 8 महीने पढ़ लो, कोई कहते हैं राइट। 1 साल तक का तैयार कर लो। तो मोदी साहब आज यहाँ है, कल वहां पहुंच गए, परसों वहां पहुंच गए, और जहां जा रहे हैं नई न्यूज बन के आ रही है। आइडियल आनंदराज जी की जीए की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, और बिल्कुल स्क्रैच से कैसे तैयारी करें कि जी हमारा बढ़िया हो जाए? हाँ सर, अभी इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं पहुंचा नहीं हूँ कि मैं जीए के लिए एडवाइस कर सकूं, बिकॉज अभी भी मैं उस जो मेरा डिजायर्ड लेवल था वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। तो हाँ, लेकिन यह है कि जो क्लियर करने के लिए जो मार्क्स मैं लेके आया हूँ उसके लिए मैंने ये किया था कि पहले मैं गलती करता था कि प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 दिन बाद में मेंस की डेट आ जाती है। तो मैं रिजल्ट आया उस दिन मैं सारे यूट्यूब पे जाऊंगा और टॉप 100 क्वेश्चंस बता दो मुझे लास्ट 6 मंथ्स के, कोई भी बता दो, कैसे भी करके मैराथन क्लासेस ज्वाइन करवा दो, मुझे ये करवा दो। तो वहां से कुछ ना कुछ मेरे को एक वर्ड भी नजर आ जाए कि मोदी जी 2024 सितंबर, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स याद करके मैं जाता था कि आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन मोदी जी 2024 सितंबर में कई जगह जाएंगे, तो आप एक कीवर्ड नहीं रट सकते कि वहां से हो जाएगा। तो मैराथन क्लासेस हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई नहीं बता सकता कि टॉप 100 क्वेश्चन क्या है, वो एग्जामिनर ही बता सकता है। तो लास्ट मोमेंट में तो आप लास्ट 15 डेज में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो डेली पीडीएफ हो गई, वहां से प्रैक्टिस हो गई, 100 क्वेश्चन, 100 डेली जो आप लास्ट 100 डेज का मैंने यही फॉलो किया था कि लास्ट 100 डेज बचे मेरे पास में, काउंट डाउन शुरू किया था। और डेली नोट्स वगैरह मैं नहीं बनाता था, पीडीएफ से मैंने पढ़ा था और उसमें हाईलाइट करता था कि ये पॉइंट्स है। और जब भी मैं नेक्स्ट पीडीएफ पढ़ रहा हूँ तो 15 मिनट का एक रिवीजन हो गया लास्ट एक पीडीएफ का। फिर वीकली पीडीएफ से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस हो गए, तो वहां से उस तरीके से मैंने जो किया था वो किया था जी। राइट राइट राइट। कादिराज, प्रीलिम्स और मेंस जी ये सर। दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि प्रीलिम्स आपकी स्पीड ओरिएंटेड चीज होती है, और मेंस आपकी डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। नाइस। बहुत सारे बच्चे जो बिगनर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया, और जिस तरीके से उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है बस वैसे ही मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे। और इसका नतीजा होता है कि 70 to 75% बच्चे जो इस अप्रोच से आते हैं उनका मेंस जो है वो नहीं निकल पाता। आपकी तैयारी मेंस की कैसी थी, स्पेशली वो हाई लेवल पैटर्न जो रीजनिंग में और मैथ्स में पूछे जाते हैं, उनकी आपने तैयारी कैसे करी?
मेरा भी सेम था सर, मैं भी यही सोचता था जो आपने बताया था, उसी मेंटालिटी का मैं था। एसबीआई क्लर्क मेंस मैंने उसी मेंटालिटी से दिया था कि प्री के तो मैं फोड़ के आया हूं, तो यहाँ पे भी फोड़ देंगे। मुझे सब कुछ आता है, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, 30 सेकंड की जगह 1 मिनट लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा भैया। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि जब मेंस मॉक, जैसे मैंने बताया था गलती की थी मैंने उस टाइम की, मॉक नहीं दिए थे, तो मॉक की गलती की थी वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, कॉन्सेप्ट्स गेन नहीं कर पाया। तो जब मेन पेपर में बैठा था तो मुझे यही लग रहा था कि ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, मुझे लग रहा है ये बोनस होगा, ये ऐसे होगा। 15-20 मिनट लग गए एक क्वेश्चन में, फिर भी नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करने में टाइम लग रहा है, तो वो सब उसी की कमी थी कि मॉक नहीं दिया था मैंने। मेरे को राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता थी कि कौन से मुझसे हो पाएंगे कौन से नहीं हो पाएंगे, बिकॉज मेंस का ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर लेंगे। आज भी मेरे को पता है कि कोडेड ब्लड रिलेशंस जो होते हैं वो मेरा वीक टॉपिक है, तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो प्रैक्टिस ही मेन जो है वो है, प्रैक्टिस है, और आपको पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैंने अब प्री का तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी प्री दे दो मुझे, मैं क्रैक कर लूंगा, बट मेंस में अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेंस की तैयारी प्री से पहले ही शुरू कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये सही अप्रोच है आई थिंक तान्यराज। और बहुत सारे बच्चे यहीं पे धोखा खाते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो ये मैसेज दिया है बच्चों को, वो बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेंस की तैयारी जो है वो कैसे करनी होती है। जी सर। तान्यराज, एज अ टीचर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, और क्वेरीज ये आती है कि सर, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दूंगा, लेकिन शायद जॉब के साथ मैं बैलेंस नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में आता है कि सर मैं क्विट कर दूं, और क्विट करने के बाद तैयारी करूं। लेकिन अंदर से एक डर लगता है कि 3 से 4 साल का अनुभव हो गया है, थोड़ी ग्रोथ भी मिल गई है जिस जहां पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सर एक डर भी, एक फियर भी है अंदर से कि कॉल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं कैसे करूं। सर मैं करना तो गवर्नमेंट चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा सा फियरफुल हूँ। आपने चूंकि ये सिचुएशन देखी हुई है, तो जी आप सर। उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी? सबसे पहले तो यही है सर कि आपकी पढ़ने का जो कीड़ा है वो आपके अंदर मरना नहीं चाहिए कभी भी। तो मैंने बुक्स कभी भी नहीं छोड़ी, मैंने 4 साल का गैप जरूर लिया लेकिन बुक्स से दूर कभी नहीं हुआ था। मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर लेता था, मुझे शौक है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने का मुझे शौक रहा है। तो मैंने पढ़ाई से दूर कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे को ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट लास्ट के 18 मंथ्स में मुझे जब रियलाइज हुआ तो मैंने फुल्ली डेडिकेट कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्राइवेट जॉब के साथ में क्रैक नहीं कर सकते। आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट कर लेते हैं और माइंड सेट बना लेते हैं तो वो भी क्रैक कर सकते हैं। बट हाँ मेंस के लिए आप थोड़ी बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जो ऑफिस टाइमिंग के साथ में नहीं हो पाती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्री दो। प्री तो आप ऐसे दे सकते हो, अपना लेवल पता कर सकते हो, तो उससे फ्री देके आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप में वो कीड़ा है या नहीं है अभी भी। जो पढ़ाई का कीड़ा है मर गया तब तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप फिर क्विट मत करो क्योंकि आप नहीं, फिर आपकी कैपेबिलिटी से बाहर। बट प्री दो, आपको लग रहा है कि हाँ कट ऑफ जा रही है 70, मेरे 57, 55, 65 आ रहे हैं, 2 नंबर कम रह गए, तो आप मेहनत कर सकते हो ऑब्वियसली। और अगर आपके 20, 25 आ रहे हैं तो मुश्किल है। तो उसी तरीके से आप खुद जज करो पहले, आप डायरेक्ट क्विट मत कर दो किसी के कहने से कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा मोटिवेशन, इस तरीके का मोटिवेटेड होना है। बट हाँ कैलकुलेटेड रिस्क सबको लाइफ में लेनी चाहिए। बिल्कुल, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि आज समय आपको मिला है, शायद कल नहीं मिलेगा। तो नहीं एक कहावत भी है कि रेग्रेट वाला पेन ज्यादा खतरनाक होता है ना। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एक्शन ले लीजिए, मैदान में जाके हार जाओगे, थोड़ा खुशी होगी, पर मैदान में कूदोगे ही नहीं, वो नहीं थोड़ा सा दुख ज्यादा हो जाता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क आप जरूर लीजिए, ये मैसेज मैं भी दूंगा। और तान्यराज ने बिल्कुल सही कहा है कि बी का समय आपको खुद के लिए यूटिलाइज जरूर करना चाहिए। तान्यराज, क्रिटिसिज्म ये एक ऐसा वर्ड है जो मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, या आप कहाँ हैं। आप चाहे 10th में है, 12th में है, कॉलेज में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं, अरे छोड़िए भाई, मुख्यमंत्री बन गए हैं आप, प्रधानमंत्री बन गए हैं आप, राष्ट्रपति बन गए हैं, तो आपको ये क्रिटिसिज्म कभी नहीं छोड़ने वाला है। मतलब हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको बोलेगा ही बोलेगा। वैसे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको ये बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, और आपको चुभने लगती हैं ये बातें कि उसने मुझे बोल कैसे दिया, उसने ऐसे बोल कैसे, मतलब आप, अब मैं 6 महीने 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, और किसी ने कह दिया कि अरे इनसे क्या ही होगा, इनकी शादी वादी करवा दो, इनको गांव में जो है वो ट्रैक्टर वैक्टर दिलवा दो, ये यही करें, तो लोग बहुत हताश हो जाते हैं। मतलब बीइंग अ टीचर मैं आपको बताऊं कि
लोग ऐसे रोने गाने लगते हैं तान्यराज कि यार सर ये सिचुएशन ऐसी हो रही है, डेली मुझे सुनना पड़ रहा है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर कि मैं कैसे एक्शन में। हम सभी ने ये सिचुएशन देखी है, आई होप आपने भी देखी होगी तान्यराज। सो ऐसे सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया, और जो बच्चे इस सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर क्रिटिसिज्म वर्ड जब मैंने आपके वर्ड मुंह से पहली बार सुना था, आपने पॉज लिया था, तो उस टाइम मुझे यहाँ लगी थी वो क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है जो पीक लेवल पे मैंने झेली है। और डायरेक्ट लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट हाँ जब आप, हमारे यहाँ पे अच्छा खासा मिलना जुलना होता है, होली दिवाली पर जाना होता है, लोगों से बात करनी होती है, मिलनसार ऐसे माहौल है हमारे यहाँ, तो सब बोलते हैं कि क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन का भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, तो मैंने बोल दिया था कि ये चल रही है मेरी, कैसा चल रहा है काम, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। उन्होंने तो, उनके शर्मा जी के बेटा जो अपन कहते हैं, तो शर्मा जी के बेटे ने उनकी प्राइवेट जॉब है, फोटोग्राफी करता है, बट अभी वो 5 लाख की बाइक ले रहा है, वो 4 लाख की गाड़ी ले रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, उसने वहां पे प्लॉट ले लिया, तो दैट इज ऑल क्रिटिसिज्म। ये तो, अब इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कह सकते, बिकॉज ये तो किसी भी एंगल से कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो वही है कि मैंने उसको उस तरीके से लिया कि ओके इनको बोलने दो अभी। एक रिजर्व होता है जो अपना फुल हो जाता है अगर, तो उसके बाद में वो लेवल हाई हो जाते हैं कि हाँ अब और नहीं झेल सकते, तब इंसान क्विट भी कर देता है कई बार कि इससे अच्छा मैं चलो प्राइवेट जॉब में कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, अब नहीं हो पाएगा। बट मैं उसको यही लेता था कि हाँ मुझे इन सबको बोल के जवाब देने से तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए उसके लिए, कोई, नो बडी इज होल्डिंग माई बैक कि मैं उनको आंसर कर सकूं मुंह पे। तो आंसर करने का एकमात्र तरीका एक कॉल लेटर दिखाना है, जो मैं अब दिखा देता हूँ। और उसके बाद में क्रिटिसिज्म एकदम से बंद हो गई 1 अप्रैल के बाद में। 1 अप्रैल से पहले 30 31 मार्च तक अलग चीज थी। और आप जैसे कह रहे हो कि चुपती है बातें, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं भी कर रहा है, नॉर्मली अपनी अचीवमेंट बता रहा है, तो भी मुझे लगता था कि मुझे सुनाया जा रहा है। बट 1 अप्रैल के बाद में आपको, पहली बात तो वो बता भी नहीं रहा है कि अचीव की है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब आपको भी पता है सर कितना वैल्यू करता है। तो इस सिनेरियो में यही था कि उनको एक कॉल लेटर से जवाब दिया जाएगा और इनका मुंह बंद नहीं कराया जा सकता क्रिटिसाइजर्स जो है। और कितना फर्क पड़ा तान्यराज 1 अप्रैल के बाद लोगों के बिहेवियर में, लोगों के परसेप्शन में कितना चेंज आपने, जो कि आज तो आई थिंक 5 6 तारीख हो गई, तो 3 4 दिन का अनुभव तो आप शेयर कर ही सकते हैं। जी जी, मेरे से ज्यादा मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को फील हुआ करता था कि हाँ अभी तैयारी कर रहा है, इसका ये फेज चल रहा है, ये हो रहा है, तो वो मुझे सपोर्ट ही करते थे। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई कब तक तुझे रोटी डालेंगे, कब तक तुझे तू हमारे टुकड़ों पे पिटेगा, ऐसा सिचुएशन नहीं थी। मुझे फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिला था, पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वहां से मुझे फुल सपोर्ट मिला था कि तेरे फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि तुझे एक घर चलाना है, ये करना है, वो करना है, हम हैंडल कर रहे हैं, तू सिर्फ इस पे फोकस कर, जो भी तुझे करना है उस पर फोकस कर। पहले फ्रीलांसिंग का था तो उस पर सपोर्ट किया, उसके बाद में जब मैं इसमें आया तो इस पे भी मेरा सपोर्ट किया पेरेंट्स। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट हम मानते हैं तान्यराज हमारी स्टडी में होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये थॉट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ और मेरे घर वालों ने कोई काम मुझे दे दिया, और मैंने उनको कहा कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। कभी कभी ऐसे ताने आ जाते हैं कि अरे चलो पूरा दिन ही तो पढ़ रहे हो, 2 मिनट के लिए काम दे दिया। तो उन्हें वो वैल्यू नहीं समझ में आती कि मैं कितना फोकस हूँ, और वो अटेंशन मेरा बिगड़ जाता है। आपके अकॉर्डिंग तान्यराज कितना सपोर्ट माँ बाप का आवश्यक है, और जो इस तरह के थॉट्स कुछ बच्चों के होते हैं उन पे आपके क्या जो है वो विचार होंगे? सर वो तो आइडियल सिचुएशन है कि आपको मम्मी दूध का ग्लास लाके आपकी टेबल पे रखेंगे, आपके पापा आपका दरवाजा बंद करके कहेंगे कि आप पढ़ लो, जो भी आपको करना है आप अपने कमरे में निकालो, 15 से 20 घंटे देने हैं तो वो, तो सो रहे हो तो सो जाओ, आपको ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है तो वो दे देंगे। वो सब आइडियल सिचुएशन है, वो किसी के साथ नहीं होती है। तो ये सुनना सुनाना, पेरेंट्स हैं उनका भी अंदर से मन जलता है, रोता है, तो अपने आप निकल जाती है कुछ बातें जो वो नहीं कहना चाहते। बट उनकी बातों का बुरा कभी भी नहीं मानना चाहिए, वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो कभी भी आपको लेट डाउन होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं तान्यराज, ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स हमेशा हमारे हित के लिए सोचते हैं। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वही है केवल जो हमारे लिए हित का सोचते हैं, हमारी ग्रोथ का सोचते हैं, और हमारी
खुशी में सबसे ज्यादा खुश हमारे पेरेंट्स होते हैं। क्या जी रिएक्शन सर। था तान्या आज 1 तारीख को आपके पेरेंट्स का, और वो मोमेंट्स जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया होगा सुबह 10 बजे, वो क्या मोमेंट है, जरूर शेयर करिए। मोमेंट तो सर यही है कि हाँ, अपन सनातन के प्रेमी हैं, हमारे फ्रेंड पेरेंट्स भी। तो वो मुझे मंदिर लेके गए थे और वहाँ पे जल चढ़वाया था, तो मेरा उस टाइम भी हैंडशेक हो रहा था कि इनको इतनी आस है, मेरे से ज्यादा इनकी आस टूटेगी अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो हाथ जोड़ के यही मांगा कि सिलेक्शन हो जाए शिव जी से, कि हो जाए। फिर मैं गाड़ी में था, कार ड्राइव कर रहा था, मेरी मम्मी को अभी ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। तो उस टाइम अचानक से नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आ रहा। तो मैंने ब्रेक लगवाया वहीं पे। तो रास्ते में उस टाइम भी जब मैं मोबाइल हाथ में था तो हाथ ऐसे शेक हो रहे थे, मैंने रोल नंबर निकाले, डाला रजिस्ट्रेशन नंबर और सिलेक्शन का हो गया। तो आई वाज लाइक, या ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था। और मेरी मम्मी पास में बैठी थी, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। और हग किया मैंने, उनके पैर छुए। तो फर्स्ट रिएक्शन वही था। पापा को हाथ हाथ फोन लगाया कि सिलेक्शन हो गया, जो चाह रहे थे वो मिल गया। तो पापा बहुत ज्यादा खुश थे। स्कूल, पापा टीचर है तो स्कूल में थे पापा। तो उनको लग रहा था कि कितनी बजे, 12:30 कब बजे और कब छुट्टी हो, कब मैं घर पे जाऊं, कब उसको हक करूं, कब वो प्राउड मोमेंट फील हो। तो पापा आए, उसके बाद में हक हुआ। और पापा को हक करने का जो कई लोगों का सपना होता है, वो मैंने जिया है। तो उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आपके शब्दों से हमें ये चीज महसूस हो रही है जी सर। कि आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा, और मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आप ये मोमेंट आपने अपने पेरेंट्स को दिए हैं, जो हर माँ बाप का एक सपना होता है जी कि सर। हमारे देश में, तान्यराज भारत देश में, आप मतलब बिजनेस में आप अरबों कमा लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सरकारी नौकरी पा ली है तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तो वही होती है। हाँ सर। और वो आपने उन्हें दिया है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई दूंगा सबसे पहले, तान्यराज जी। थैंक यू सर। तान्यराज, आज आपने वो सारे सवालों के बहुत बेबाकी से आंसर दिए हैं जो एक बच्चों के कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन समस्याएं होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद जितने बच्चों की ये सारी समस्याएं थी, आपका ये जो मोटिवेशन है वो उनके बहुत काम आने वाला है। और जब वो जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद उनका विचार चेंज होगा, पढ़ने की गति उनकी बढ़ेगी। जी तान्यराज, सर। एक फाइनल सवाल आपसे। जी सर। समय आई थिंक बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो एक मंत्रा हर एक बच्चा जानना चाहता है तान्यराज से कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करते चले जाना है, आप भी सिलेक्शन ले लेंगे, तान्यराज। इतना आपने तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अभी तक तो मैं इतना ज्ञान देने लायक हुआ भी नहीं, और शायद कभी हो भी नहीं पाऊंगा। मेंटोर साहब जैसे हो तो जरूरत भी नहीं है कि मुझ जैसे लोगों को बोलना पड़े। बट हाँ, जो मैंने फॉलो किया है, जो किया है, तो मैंने यही किया है कि परसिस्टेंस रहना है आपको। हमेशा हमेशा क्वेश्चंस, टाइम टेबल फिक्स करना है हमेशा। अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो कम नहीं है। 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 4 घंटे पढ़ो, 14 आवर्स पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। आपकी कैपेसिटी आप जानते हो और कोई नहीं जानता। पड़ोसी अगर 14 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल रहा और आप 4 घंटे में भी निकाल रहे हो, तो आप सक्सेसफुल कहलाओगे, वो नहीं कहलाएगा। घंटों से कभी भी सक्सेस को मत तोलिए। और आपकी एक कंसिस्टेंसी होती है कि आपको रोज पढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ करना है, तो आप अपने सपने के, अपने सक्सेस के एक एक स्टेप क्लोजर जाएंगे। और क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है। जो नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जो कहते हैं कि बैंकिंग बैंकिंग तो यार ट्रैक होने लायक की चीज नहीं है, इतने लाखों लोग बैठते हैं, इतना परसेंट रहता है उसका, इससे अच्छा एसएससी सीडीएल की तैयारी करो, ये करो वो करो। 10 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा लग गया तो आपका तो पेपर खराब हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में अटक गए मेंस में तो आपका तो करियर खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना लें थोड़े दिन के लिए। अगर डिस्टेंस नहीं भी बना सकते हैं तो उठना बैठना बंद कर दें, कॉल्स ले लें उनको, जनरली जो भाषा वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब दें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन करके चलना मुझे उम्मीद है तान्यराज की ये जो वीडियो जब हम इसको पब्लिश करेंगे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक वीडियो बच्चों तक पहुंचने वाला है, जहाँ है। पे आपके द्वारा गाइड की गई हर वो चीजें जो, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी आपको सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी स्टूडेंट लाइफ में होता तो मेरे लिए ये कितने यूजफुल टिप्स होते, है ना। तो जी। सबसे पहले वंस अगेन तान्यराज, आपको आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी आखिरी जर्नी नहीं है।
अभी आपने नहीं सर, अपने थोड़े बिल्कुल नहीं। और बड़े देखे होंगे, और उसको भी आपको क्रैक करना है, क्योंकि अभी 30 की उम्र में 2 साल का समय है, और 2 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। होता है और सर। मैं जरूर चाहूंगा कि उन सारे एग्जाम्स को आप क्रैक करें जो आपने नेक्स्ट लेवल पे सोचा हुआ है, ताकि जी सर। अगला इंटरव्यू भी आपका अर्पित सर ही कर पाए। सर बिल्कुल, नवंबर दिसंबर आरआरबी अभी खूब सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, मिलेंगे सर जरूर। नहीं नहीं, 100%। और मुझे श्योर उम्मीद है, जो जितने एक खुल के आपके जो विचार हैं जीवन जीने के, मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से मुझे वो सुन के खुशी हुई है जो कि आप उन विचारों के साथ जीते हैं, तो ये बहुत श्योरिटी है कि आप अगर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आपको उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जी सर, सो, थैंक यू। पूरे बैंकिंग वाला परिवार की तरफ से तान्यराज, आपको आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो ये थे मिस्टर तान्यराज, जिनकी सक्सेस स्टोरी को हमने समझा। और मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि इनकी बातों को 1% भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और तान्यराज के साथ होंगे और उनकी सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से सीख समझ रहे होंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।